नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अजीम सिंह और आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म। आज हम आए हैं बाराबंकी के एक गांव में जिसका नाम है रजईपुर, जो कि बाराबंकी से 12 किलोमीटर दादरा पड़ता है और दादरा से 2.5 किलोमीटर लगभग। और अगर लखनऊ से दूरी देखी जाए तो लगभग इसकी 25 किलोमीटर दूरी है। तो रजईपुर गांव में एक प्रगतिशील किसान रहते हैं जिनका नाम है विपिन वर्मा जी। तो उन्होंने एक अपना मॉडल फार्म बनाया हुआ है और जहाँ किसानों की ट्रेनिंग और इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं, जिसका उनका उद्देश्य क्या है और उनका भविष्य का क्या प्लान है, इस तरह की चीजें जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे वो किस तरह की तकनीकें अपने फार्म पे या अपने गांव में इनका उपयोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं विपिन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जैन। तो विपिन जी, आप हमसे हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम या हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो आप अब से जैसा कि चर्चा हुई थी कृषि विद्यापीठ को लेकर, तो वो कृषि विद्यापीठ क्या है, उसका बारे में थोड़ा कुछ बताएं सर। देखिए, जो कृषि विद्यापीठ है, बेसिक इसको स्थापित करने के पीछे मेरी जिंदगी के 10-12 साल का एक अनुभव जुड़ा हुआ है खेती किसानी का। मैंने खेती किसानी के सभी पहलुओं को देखा। मैंने उन पहलुओं को देखा जहाँ पर किसान आत्महत्या कर करके मरते रहे। मैंने उन पहलुओं को भी देखा जहाँ पर बहुत अच्छा फूड प्रोसेसिंग करके लोग बहुत प्रॉफिट अपनी जिंदगी में या अपने लिए कमा रहे हैं। मैंने उस पहलू को भी कृषि के देखा जहाँ पर कृषि में ना तो 1 ग्राम बाहर से बीज की जरूरत लगती है, ना 1 ग्राम खाद की जरूरत लगती है, ना 1 ग्राम पेस्टिसाइड की जरूरत लगती है। तो वो सारे अनुभव जो मैंने 10-15 साल में इकट्ठे किए, उन अनुभवों को इकट्ठा करके हमने ये रजईपुर में कृषि विद्यापीठ स्थापित करने का काम स्टार्ट किया है। ये बेसिक एक प्रयोगशाला की तरह है कि जहाँ पर लोग आके मिट्टी, बीज, खाद, पानी, प्रकृति का जो एक समन्वय है, उस पूरे समन्वय को वो समझ सकें, सीख सकें, उसको देख सकें। इस उद्देश्य से जो है कृषि विद्यापीठ को हम लोगों ने बनाया है। जी एक इसके पीछे और उद्देश्य रहा कि धीरे-धीरे ज्यादातर कृषि के ऊपर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है। जी जी। तो लोग कैसे इस चीज को समझ सके कि नहीं, ये कॉर्पोरेट खेती के दोस्त नहीं, ये दुश्मन है और ये पूरी खेती और किसानी को निगलते जा रहे बिल्कुल हैं। सही बात है। तो कॉर्पोरेट के चुंगल से किसान भविष्य में स्वतंत्र हो सके, जी इसके लिए भी जो है यहाँ पर एक मॉडल हम लोगों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है या वही पूरा काम किया जा रहा है जी जी कि जहाँ पर जो है हम किसान की स्वतंत्रता की, उसकी आजादी की जो है बात करते जी जी। हैं। ये उद्देश्य है कृषि विद्यापीठ को स्थापित करने का। अब मैं अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक हैं आपकी बात को और आपके अनुभव को थोड़ा और अच्छे से समझें। थोड़ा मतलब संक्षेप में ही बता दीजिए सर। हाँ, देखिए जैसे कि मेरा नाम विपिन वर्मा है और आज आप यहाँ रजईपुर ग्राम पंचायत में बैठे हुए हैं, जिसका रजईपुर गांव है ये। बेसिक मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, तो मेरी इंटर तक की पढ़ाई तो यहीं पर हुई। उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई देहरादून से हुई है और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च के लिए भी मैंने 7 साल काम किया है देहरादून के अंदर। वहीं पे रहते हुए मैंने बहुत से आईएफएस ऑफिसर्स, बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से अच्छे किसानों के साथ मिला, उनके संपर्क में आया और वो देखने के बाद और वो सारी चीजें समझने के बाद मुझे लगा कि अगर कुछ मुझे अपनी जिंदगी में करना है तो कृषि के क्षेत्र में काम करना है। जी तो बिल्कुल। वो भी एक चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है कि मैं अब जो है एक किसान हूँ और किसानी के सारे पहलुओं को समझकर जो है खेती कर रहा हूँ। तो ये रहा आपकी अभी तक की जर्नी। उस हिसाब से आप अब आपका मतलब जो हम समझ पा रहे हैं, आपका भी ये उद्देश्य कि जो हमने देहरादून में या और भी संस्थाओं से जुड़ के लोगों से अपना अनुभव जो लिया है, सीखा है, वो आप अपने गांव में आपके जो समाज के लोग हैं, आपके शहर के लोग हैं, वो समझें और वो भी करने का प्रयास करें।
हम जो समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, हम जो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास चाहे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, चाहे जनरल विद्यार्थी हों, चाहे शोध करने वाले शोधार्थी हों, चाहे इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिक हों, चाहे जनरल किसान हो, या कॉर्पोरेट स्तर पर काम करने वाले लोग हैं जो बहुत बोरियत से भर गए हैं, सुबह से लेके शाम तक वही काम, जहाँ पर बहुत कम क्रिएटिव कार्य करने के लिए है। जी। तो हम लोग ये भी जो है एक यहाँ पर माहौल बना रहे हैं कि जहाँ पर लोग आके क्रिएटिव कार्य कुछ कर सकें। जैसे आप वीडियो में पीछे देख रहे होंगे कि मिट्टी की रसोई बनाई गई, तो ये हमारे पास लखनऊ से ही बच्चे आते हैं, बनाते रहते हैं। इस तरीके के बहुत से क्रिएटिव वर्क को यहाँ पे रह के, यहाँ पे रुक के हमारे साथ पूरा दिन चीजों को समझ के करने का भी कार्य करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जो आपका यहाँ उद्देश्य है कि मतलब कि कौन-कौन से मॉडल बनाना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर हम उनको 1 बाय 1 करके पूछेंगे। देखिए, बेसिक मॉडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5-6 कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत गौर किया है। जी। पहली चीज क्या है कि खेती के कार्य आने वाला जो बीज है, वो बीज को हम कैसे, जो हमारे देसी बीज हैं विलुप्त हो गए हैं, उनको हम फिर से वापस ला सकें और उनके अंदर उत्पादन देने की अच्छी क्षमता आ सके, इसके ऊपर भी एक काम करने का काम हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि हमारे पास बहुत से बीज की वैरायटीज हैं। अभी आप अगर दिखाना चाहेंगे अभी तो हम अपने लोग फिल्म दर्शकों पे को, हाँ, हाँ, अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि दिखाएंगे। बहुत तरीके का जो है देसी बीज यहाँ पे उगाया जा रहा है। जी। कुछ आपको धान की वैरायटीज दिखेंगी जो अभी काटी भी जा रही हैं। दूसरा चीज ये है कि हमने एक मिट्टी की समझ जो है पैदा करने का काम किया है कि खेती के अंदर आप हेल्दी उत्पादन तभी ले सकते हैं जब आपकी मिट्टी हेल्दी हो। जी। हम मिट्टी को क्या करते हैं, उसका हेल्थ जो है नापते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड से, जी। जो कि वो फेक है। जी। जिसको भी फर्टिलाइजर का काम करने वाली कंपनियों ने ही जो है बनाया हुआ है कि इतना मात्रा में जो है आप फर्टिलाइजर डालिए। जबकि हमारे जो अनुभव यहाँ पे निकल कर आए हैं, आप अभी अपने दर्शकों को दिखाइएगा जो हमारे यहाँ फसल लगी हुई है, कि जरूरत ही नहीं है खेती के अंदर फर्टिलाइजर की। तो एक चीज है फर्टिलाइजर की कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हम अपने यहाँ पर जो है मिट्टी को सुधारने के। जी, जी। दूसरा चीज ये है कि कितने तरीके के हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं अपनी खेती के अंदर, अपने आप से, अपने फार्म के अंदर, अपने फार्म के अंदर कितने तरीके के हम पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। जी। दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है कि हमने खेती के अंदर विविधता को बहुत जगह दिया है। जब विविधता में कोई चीज की जाती है तो नेचर सबको बैलेंस करती है। तो कीट को और बीमारियों को भी जब हम विविधता में अपने यहाँ फसल ले रहे हैं तो नेचर बैलेंस करने का काम कर रही है। बिल्कुल। उसके बाद जो चीज इसमें डाली है हम लोगों ने, वो डाली है कि हम कैसे अच्छा उत्पादन करने के बाद अच्छा भोजन ले सके। देखिए, अभी तक हमारी जो भी कृषि का सिनेरियो है पूरे देश का, वो ज्यादा फोकस करता है ज्यादा उत्पादन के ऊपर। उसके फोकस में ये नहीं है कि किसान की आय कैसे सुनिश्चित हो, उत्पादन पे उसका बहुत जोर है। उत्पादन की क्वालिटी कैसे बढ़े उस पे, हाँ, क्वालिटी कैसे हो, इसका भी जो है, इसके ऊपर भी हमारी अभी तक की नीति निर्माताओं की नजर रही गई है। तो हम लोगों ने यहाँ क्वांटिटी उत्पादन से ज्यादा जोर दिया है क्वालिटी उत्पादन पे, और दूसरा इसके ऊपर और बहुत ज्यादा जोर देने का काम कर रहे हैं कि जब क्वालिटी उत्पादन हमारे पास हो तो हम खुद के लिए तो खाएं ही, हम अपने साथ एक कंज्यूमर भी तैयार कर सके जिसको ये अवेयर करा सके कि आप जो खाना खाते हो हजारों किलोमीटर दूर से आता है। बिल्कुल सही। और जो हजारों किलोमीटर दूर से खाना आपके पास आता है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेके आता है। बिल्कुल सही। और जहां से वो आता है वहां पर भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ कंज्यूमर जुड़े जो क्वालिटी उत्पादन करते हैं और उनके साथ जुड़ के जो है अच्छा सा खाने का भी काम करें। तीसरा, हम कुछ काम फूड प्रोसेसिंग का भी जो है करने के लिए प्लान बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों के साथ किसान जुड़ रहे हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि धान का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हम लोगों का आगे प्रयास रहेगा कि हमारे साथ उन देसी धानों को करने वाले किसान बढ़े। जब किसान बढ़ेंगे तो उन्हीं किसानों के साथ हम लोग फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, दाल की प्रोसेसिंग का काम करेंगे, अन्य तरीके की प्रोसेसिंग का काम करेंगे। ये अभी आगे हम लोग जो है चीजों को करने वाले हैं। चौथी चीज है कि जैव विविधता बहुत जरूरी है। जैव विविधता, हाँ, जैव विविधता पे हम लोग इसलिए बहुत जोर देते हैं
जितना जितना मोनोकल्चरिंग होता है, एक रूपी खेती होता है, उतना उतना बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी के वो नियंत्रण में जाती है। जी और जैसे जैसे कॉर्पोरेट नियंत्रित करना स्टार्ट करता है, तो आप देखते हैं बीज भी नियंत्रित कर रही है, पेस्टिसाइड भी नियंत्रित कर रही है, खाद भी नियंत्रित कर रही है, अभी बाजार भी नियंत्रित करना स्टार्ट कर दिया। जी तो किसान के हाथ में बीज नहीं, किसान के हाथ में उसका खेती में डालने वाला इनपुट खाद नहीं है, कीटनाशक उसके पास अपना नहीं है, मशीनरी पूरी जो है बाहर की कंपनीज के ही हाथ में है। अब जो बचा था खाद्यान्न, उस खाद्यान्न को भी जो है इन कंपनियों ने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हमको लगता है कि जो एग्रो इकोलॉजी का मॉडल है, वो विविधता के माध्यम से किसान के हाथ में उसका बीज लाने काम करता है, मिट्टी के हेल्थ को लाने काम करता है, बड़ी कंपनियों पे किसान की निर्भरता को खत्म करने का काम करता है, और जैव विविधता में पूरी बायोडायवर्सिटी मिलकर काम करती है किसान के लिए। तीसरा, पांचवी चीज है कि इसी से किसान के अंदर आत्मनिर्भरता आती है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज किसान किसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बचा हुआ है। तो एग्रो इकोलॉजी ही एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर किसान के अंदर या किसान के पास कृषि की आत्मनिर्भरता आती है। इसमें मैं मतलब इसमें सारा कहने का उद्देश्य आप है, जैसे जो बीज की बात करें, लोकल बीजों का मतलब कि जो देसी वेराइटियां हैं अपनी, जो पूर्व पहले चलती थी, अब धीरे धीरे करके जो हाइब्रिड F1 करके बना रहे हैं, और उसके बाद फिर से उन्हीं से खरीदना है, उनसे लेके बोया है, फिर उसके बाद में वो सेल हो गया, उसके बाद में फिर उनसे लेके बोया। जो हम 25 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं, वो उनसे 50 रुपया 100 रुपए किलो गेहूं लेके वही भी बो रहे हैं। जबकि पहले हम लोग ऐसा करते थे, जैसा मेरा अनुमान है और जैसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, कि अपने ही घर के बीज अपने खेतों में बोते, और उत्पादन भी ठीक ठाक होता था, और तब ये यूरिया DAP इतना नहीं चलते थे। ऐसा ही कहना है आपका? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे आप आलू का देखिए, हमारे गांव में आलू का रकबा बहुत है जी। तो जो किसान आलू करते हैं, हर बार अपना ही बीज यूज करते हैं। मैंने पिछली बार आलू का बीज बाहर से मंगाया था, और वो मुझे 1300 पैकेट रुपए पर पैकेट का मिला हुआ था। तो मुझे जैसे लगा कि बहुत कास्ट आ गई मेरी जो है मतलब खेती 2600 के रुपए ऊपर। क्विंटल पड़ा। हाँ, बड़ी कास्ट आ गई जो है बीज की खेती के अंदर। लेकिन इस बार मैंने उसी बीज को यूज किया, तो मुझे लगा कि जैसे मेरी अपनी तो कोई कीमत ही जो है इस बार खेती के अंदर नहीं आई। होता क्या है कि किसानों को एक धोखे में रखा जाता है कि हाइब्रिड बीज लगाएंगे ज्यादा उत्पादन देगा। जैसा कि अब सबको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने 600 रुपए केजी का धान किसानों ने लगाया, पर 1700 रुपए में बेच रहे हैं उसको। होता क्या है कि वो एक साल में तो नहीं दिखता है, लेकिन एक बीघे का किसान जब 600 रुपए में धान खरीद के बीज उसका लगाएगा, तो 7 साल के बाद जो 8वां साल आएगा, तो पता चलेगा 8वें साल की पूरी फसल तो उसके बीज में चली गई। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? अगर ये इतना अनुमान नहीं लगाता हाँ, है वो लोग लगाते नहीं हाँ, है। दूसरी चीज क्या है कि जितना भी हाइब्रिड सीड है या GM सीड है या जो भी बाहर से आया हुआ सीड है, जो स्थानीय नहीं है या देसी नहीं है, उसको जो बनाने वाली कंपनीज है या उसके ऊपर जो काम करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसको बहुत हाई डोजेज में नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, वो भी वही तभी वो उत्पादन देगी। वो भी वही और वही बेचने का काम वही कंपनियां भी करती हैं। तो इसलिए जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम में पूरी स्थानीय व्यवस्था किसान के लिए काम करती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे जैसे इन कंपनियों का खेती के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर एकाधिकार होता जा रहा है, वैसे वैसे ये पूरी लॉबी अब इस पूरी खेती को खींचने में लगी हुई है, और वो किसान को इतना घाटे में डाल देना चाह रही है कि किसान उससे ऊब जाए, तो या तो आत्महत्या करके मरे, और या तो वो खेती से बाहर निकले। वो नहीं निकल रहा तो उसके लड़के सब खेती से बाहर निकलते जा रहे हैं। उसके बाद खेती करेगा कौन? तो जैसे यूरोप और अमेरिका में मॉडल बन गया कि फार्मर विदाउट फार्मिंग, कि खेती के लिए जो है किसान की जरूरत नहीं है, डेटाबेस होगा, रिपोर्ट करेंगी, बड़ी कंपनीज करेंगी, बड़ी मशीनरी करेगी, तो वो स्थिति आ जाएगी। तो वो यूरोप में तो चल गया, लेकिन भारत में नहीं चलेगा। भारत में तो 70% लोग खेती के ऊपर जो है निर्भर हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और अगर इनको सबको खेती से निकाला जाएगा तो हम लेके इनको कहाँ पे जाएंगे? आज हमारे यहाँ पूरी नीतियां बन रही है कि हमको खेती के अंदर मशीनें लाना है, और जो श्रम लगा हुआ है वो सारा श्रम जो है खेती से बाहर करना है। वो श्रम अगर पूरा खेती से बाहर चला जाएगा,
निचले स्तर की लॉबी है जो छोटे किसान हैं, ये पूरे गांव के गांव उजड़ उजड़ जाएंगे। जाएंगे। और अगर ये गांव उजड़ के सारे शहर चले गए तो ये खेती तो तबाह हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें बहुत से किसानों के मन में होगा कि यार लेबर बहुत महंगा हो गया है, अगर हम मशीनों से ना करें तो फिर क्या करें। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे देश में क्या है कि 84% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ के आसपास जमीन है। जी 92% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन है। 92 के बाद के जो किसान 8% बचते हैं वो 2 एकड़ से ऊपर के हैं। जी जितनी बड़ी फार्मलैंड होगी उतना मशीनों की जरूरत जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी, सही बात है। जितना कम जमीन होगी उतना ही वो परिवार के द्वारा जो है अच्छे से की जा सकेगी। जी, और जो पास पड़ोस में लोग रह रहे हैं जिनको काम चाहिए उनके द्वारा खेती के अंदर काम जो है हो सकेगा। बिल्कुल सही ये बात तभी जो है चीजें बन पाएंगी, बच पाएंगी। इसीलिए हम लोग सब इस एग्रो इकोलॉजी के जो मॉडल को बना रहे हैं वो इसमें पूरी वो एक समझ डाली है, इसमें पूरी सोच डाली है है। कि बिल्कुल कैसे हम जो है एक गांव के स्तर से ग्लोबल स्तर तक जो है एक मैसेज दे सके कि खेती का जो भविष्य है वो मोनोकल्चरिंग नहीं है, मोनोकल्चरिंग। वो जो है स्थानीय स्तर पर नेचुरल फार्मिंग प्लस जैव विविधता आधारित खेती ही जो है भविष्य है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अपने जो फार्म पे जो चीजें बनाई हैं थोड़ा थोड़ा करके, या जिस तरह से आपने मॉडल, तो क्या हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं साथ में चल के? हाँ बिल्कुल।